Yes, good afternoon. Is my voice audible? Okay, let us start with chapter number 10. Very important chapter, wave optics. जो पहला concept है अंदर, that is wavefront and its types. ये wavefront क्या होता है और उसके types क्या होते हैं वो देखते हैं. When we drop a small stone on a calm pool of water, waves spread out from the point of impact. Every point on the surface starts oscillating with time. Hence, at any instant, the surface would show circular rings on which the disturbance is maximum. All points on such a circle are oscillating in phase because they are at same distance from the source. Such a locus of points which oscillate in same phase is called wavefront. Thus, a wavefront is defined as a surface of constant phase, and the speed with which it moves is called speed of wave. समझना friends, समझना. Suppose इतने सेक्शन में वाटर भरा पड़ा है, अब यहाँ पे आपने एक स्टोन को डाल दिया, तो ये स्टोन क्या करेगा, सर्कुलर रिंग्स बनाएगा, पानी की सर्कुलर रिंग्स बनाएगा. और ये जो रिंग्स बन रही है फ्रेंड्स, आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारा सोर्स क्या है, यहाँ पे हमारा सोर्स स्टोन है. तो ये जो रिंग बन रही है वो हमारे स्टोन से इक्वल डिस्टेंस पे है. आप देखो ये इंटरनल रिंग है, जो रिंग 1 वो इक्वल डिस्टेंस पे है. रिंग 2 की बात करें, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे है. सिमिलरली जो लास्ट वाली रिंग है, एक्सटर्नल रिंग, वो भी इक्वल डिस्टेंस पे है. यानी कहने का मतलब है कि जो रिंग्स बनती है ना सोर्स के आजू बाजू, वो वो जो रिंग बनती है, वो रिंग के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो सारे पार्टिकल्स का फेज सेम होगा. कहने का मतलब है, अगर सारे पार्टिकल पॉजिटिव आई में जाते हैं, अगर एक पार्टिकल पॉजिटिव आई में जाता है तो दूसरा पार्टिकल भी पॉजिटिव आई में ही जाएगा. अगर एक नेगेटिव आई में जाता है तो दूसरा नेगेटिव आई में ही जाएगा. कहने का मतलब है कि जो हमारा सोर्स है, सोर्स कौन है यहाँ पे, वो पत्थर है. तो पत्थर के आजू बाजू जो रिंग्स बन रही है, मैं फिर से ड्रॉ करता हूँ आपके लिए. यहाँ पे ये पत्थर है, ठीक है. लेटर से उसके आजू बाजू ये ब्लू कलर की एक रिंग बन गई, लेटर से एक रिंग बनी. तो ये ब्लू रिंग के ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे या जितने भी पार्टिकल्स होंगे, ये ब्लू रिंग के ऊपर जितने भी पार्टिकल्स होंगे सारे सेम फेज में होंगे, सबका फेज सेम होगा. और ये जो ब्लू कलर की रिंग है उसी को वेव फ्रंट कहा जाता है. और जो स्पीड से वो बाहर मूव कर रही है, ऑब्वियसली पत्थर डालोगे तो वेव फ्रंट बाहर के डायरेक्शन में मूव करेगी, और जो स्पीड से ये मूव करती है उसको बोलते हैं स्पीड ऑफ द वेव. वी कैन से व्हाट इज वेव फ्रंट. इट इज एन इमेजिनरी सरफेस on which particles are oscillating in same phase. Imaginary surface on which particles are oscillating in same phase. And the speed with which this wavefront moves, the speed is called speed of the wave. बोलो, किसी को डाउट है इसके अंदर? ओके, आगे जाते हैं. Just a second. The energy of the wave travels in a direction perpendicular to the wavefront. जो एनर्जी होती है
वो वेव फ्रंट से परपेंडिकुलर ट्रेवल करती है. Line perpendicular to wave front and indicating the direction of propagation of the wave is called ray. Hence wavefront and ray are perpendicular. आप देख सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पे मैंने स्पेरिकल वेवफ्रंट बनाई हुई है. तो ये जो एरोज है ना, ये एरो को रेज बोलते हैं. क्यों रेज बोलते हैं? क्योंकि ये जो चीज होती है वो हमारे वेवफ्रंट से, ये जो रे होती है वो हमारे वेवफ्रंट से 90 डिग्री पे होती है. अब देखो, एरो जो है वो अपने वेवफ्रंट को 90 डिग्री पे कट करेगा. कोई भी एरो ले लो उठा के, वो अपने वेवफ्रंट को 90 डिग्री पे कट करेगा. ठीक है. और ये जो सर्कुलर रिंग्स है ना, उसी को वेवफ्रंट कहा जाता है. और ये जो एरोज है उनको रेज कहा जाता है. रे और वेवफ्रंट हमेशा परपेंडिकुलर होते हैं. इफ अ सोर्स इज अ पॉइंट सोर्स, फ्रेंड्स, अगर सोर्स पॉइंट सोर्स है, पॉइंट यानी छोटा सोर्स है, then the waves are uniformly emitted in all the direction, and locus of point which has the same amplitude and vibrate in same phase are called three-dimensional spheres, which is called spherical wavefront. Such a waves are diverging. Diverging यानी दूर जाते हैं. अभी जो स्टोन वाला एग्जांपल लिया ना फ्रेंड्स, दैट इज वेवफ्रंट कैसी टाइप की है? वो स्फेरिकल. क्यों? क्योंकि स्फेरिकल शेप होता है उनका, थ्री डायमेंशनल स्फीयर का शेप होता है, इसलिए ऐसे बोलते हैं स्फेरिकल वेवफ्रंट. दूसरा इसका बेस्ट एग्जांपल मैं बताता हूँ, बल्ब. अपने घर में जो बल्ब आता है ना, वो भी एक पॉइंट सोर्स ही है. तो बल्ब में से जो लाइट निकलती है वो भी कैसा सोर्स है? वो भी पॉइंट सोर्स है. बल्ब पॉइंट सोर्स है, और उसमें से जो लाइट निकलती है वो कैसा वेवफ्रंट है? स्फेरिकल वेवफ्रंट है. तो बल्ब जिसमें से लाइट निकलती है, इट इज एन एग्जांपल ऑफ स्फेरिकल वेवफ्रंट. ठीक है. हमारे जो अभी केस हमने पढ़ा उसमें हमारा सोर्स कौन था? प्राइमरी सोर्स था स्टोन. ठीक है. और और all particles have same phase and are at same distance from the locus. locus यानी क्या? ये बीच वाला पॉइंट. ठीक है. यहाँ से ये वेवफ्रंट के ऊपर जितने भी पार्टिकल होंगे वो सारे सेम डिस्टेंस पे होंगे, ऐसा. तो फिर से इतना फिर से मैं बता देता हूँ. स्फेरिकल वेवफ्रंट એટલે શું? उसका जो सोर्स होगा वो पॉइंट सोर्स होगा. ठीक है. और दूसरा कि जितने भी पार्टिकल्स होंगे वो स्फेरिकल वेवफ्रंट पे सारे सेम फेज में होने चाहिए. किसी को डाउट है इसके अंदर? ओके. Now, at a large distance from the source, a small portion of the sphere can be considered as a plane only, and then it is called a plane wavefront. समझना फ्रेंड्स, समझना. कोई भी वेवफ्रंट, चाहे कोई भी शेप की हो, स्फेरिकल, सर्कुलर, सिलिंड्रिकल, कैसे भी शेप की वेवफ्रंट हो, वो जब बहुत दूर चली जाती है ना, वो बहुत दूर चली जाती है ना, तो वो वेवफ्रंट प्लेन वेवफ्रंट में कन्वर्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको बल्ब का एग्जांपल देता हूँ तो एकदम क्लियर हो जाएगा. देखो, ये आपका बल्ब है. ठीक है. ये बल्ब में से लाइट एमिट होने वाली है, आपको मालूम है. जैसे बल्ब में से लाइट एमिट होगी फ्रेंड्स, तो यहाँ पे लाइट सर्कुलर फॉर्म में एमिट होती है, या सर्कल फॉर्म में वो शेप लेती है. ठीक है. मुझे बताओ, ये सर्कल फॉर्म या स्फीयर फॉर्म में लाइट जो एमिट हुई, तो ये कैसा वेव फ्रंट हुआ? ये कौन सा वेव फ्रंट हुआ, ये बताओ मेरे को. वेरी गुड. स्फेरिकल वेव फ्रंट. स्फेरिकल वेव फ्रंट. लेकिन ये जो स्फेरिकल वेवफ्रंट है वो बहुत दूर जब चले जाता है ना, तो वो एक प्लेन वेवफ्रंट का रूप ले लेता है. यानी आगे जाके जो वेवफ्रंट बन जाएगा वो प्लेन वेवफ्रंट बन जाएगा. क्यों? क्योंकि कोई भी सर्कुलर चीज को आप बहुत दूर से देखो, वो आपको स्ट्रेट लाइन ही दिखने वाली है. कोई भी सर्कुलर चीज को आप बहुत दूर से देखो, बहुत लार्ज डिस्टेंस से देखोगे ना, तो आपकी विजन इतनी लिमिटेड हो जाती है ना कि आपको वो एक स्ट्रेट लाइन ही दिखती है. इसलिए अपने को वो प्लेन वेवफ्रंट के जैसा दिखेगी. तो
ये एक एग्जांपल है प्लेन वेव फ्रंट का। कोई भी वेव फ्रंट, दुनिया की कोई भी वेव फ्रंट बहुत लार्ज डिस्टेंस पे देखोगे तो उसको प्लेन वेव फ्रंट बोलते हैं। तीसरा है सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। अब ये सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट क्या होता है? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट ऐसे वेव फ्रंट होते हैं जिनका सोर्स लीनियर सोर्स होता है। लीनियर यानी क्या? रॉड के जैसा, रॉड के जैसा शेप होता है। सोर्स का जो शेप होता है वो रॉड के जैसा होता है। स्पेरिकल में कैसा शेप होता था? पॉइंट सोर्स होता था। और सिलिंड्रिकल में कैसा होता है? लीनियर सोर्स होता है। ठीक है। सो ऑब्वियसली देखो यहाँ पे ये लीनियर शेप का हमारा ऑब्जेक्ट है और उसमें से जो लाइट निकल रही है इट इज टेकिंग फॉर्म ऑफ सिलिंड्रिकल शेप। ठीक है। थोड़ी दूर जाएगा फिर से सिलिंड्रिकल शेप, थोड़ी दूर जाएगा फिर से सिलिंड्रिकल शेप। मुझे बताओ बहुत दूर जाएगा फिर कौन सा वेवफ्रंट बन जाएगा? ये वाला जो सिलिंड्रिकल है, ये बहुत दूर जाएगा तो कौन सा वेवफ्रंट बन जाएगा? कौन सा वेवफ्रंट बन जाएगा? कैन एनीबॉडी टेल मी? वेरी गुड, प्लेन वेवफ्रंट। प्लेन वेवफ्रंट, वेरी गुड। प्लेन वेवफ्रंट बन जाएगा। यस। तो ये चीज का आप ध्यान रखना कि जो भी वेवफ्रंट है बहुत दूर जाएगा तो वो प्लेन वेवफ्रंट बन जाएगा। चलो फटाफट मेरे को बताओ वेवफ्रंट क्या होता है। मैं आपको फटाफट रिवाइज करवा देता हूँ। वेवफ्रंट एक ऐसा सरफेस होता है जिसके ऊपर सारे पॉइंट सेम फेज में होते हैं। दूसरा, विच आर द टाइप्स ऑफ वेवफ्रंट? तीन बेसिक टाइप है, स्फेरिकल, सिलिंड्रिकल और प्लेन। स्फेरिकल में कैसा सोर्स होता है? पॉइंट सोर्स होता है। सिलिंड्रिकल में कैसा सोर्स होता है? लीनियर सोर्स होता है। और प्लेन वेवफ्रंट कब बन जाता है? जब ये स्फेरिकल और सिलिंड्रिकल हम बहुत लार्ज डिस्टेंस पे देखते हैं तो उनको प्लेन वेवफ्रंट कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये सिलिंड्रिकल का आप एक एग्जांपल दे सकते हो, ट्यूबलाइट। आपकी जो ट्यूबलाइट होती है वो कैसा सोर्स होती है? स्ट्रेट लाइन होती है ना, लीनियर सोर्स होती है। और ट्यूबलाइट में से ट्यूबलाइट, ये एक ऐसा मान लो कि ये जो यहाँ पे रखी है वो ट्यूबलाइट है, बराबर है। तो ट्यूबलाइट में से दोनों डायरेक्शन में आप देख सकते हो कि सिलिंड्रिकल वेवफ्रंट जनरेट होगी। ठीक है, सिलिंड्रिकल शेप की वेवफ्रंट जनरेट होगी, ध्यान रखना। किसी को डाउट है यहाँ तक? किसी को डाउट हो तो बताओ। ओके, फाइन। सी सर्टन पेजेस आर ऑल्सो, अभी जो मैंने लास्ट पीडीएफ भेजी ना, तो मेरा पीडीएफ कन्वर्टर में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया है। तो मैं जो अभी वेव फ्रंट वाली थियोरी भी आपको भेज देता हूँ, बराबर है, इसके सेशन के बाद। तो वो भी ऐड कर लेना आपकी नोटबुक में। ठीक है, मेरे पीडीएफ कन्वर्टर में कोई प्रॉब्लम आया, मैं अपडेट कर दूंगा उसको। चलो, नेक्स्ट कंसेप्ट इज आइगन्स प्रिंसिपल। राइट आइगन्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट। राइट आइगन्स प्रिंसिपल एंड एक्सप्लेन इट। आइए समझते हैं, आइए समझते हैं। देखो ये बहुत ट्रिकी स्टेटमेंट है, मैं 3-4 बार समझाऊंगा तभी जाके दिमाग में बैठेगा। एवरी पॉइंट और पार्टिकल ऑफ अ वेव फ्रंट behave as an independent secondary source and emits secondary spherical waves। समझना,
जो हमारा वेव फ्रंट होता है, आपको मालूम है उसके ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये वेव फ्रंट के ऊपर बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं। ये सारे पार्टिकल्स एक सेकेंडरी सोर्स के जैसा बिहेव करते हैं। दे एक्ट एज सेकेंडरी सोर्स। प्राइमरी सोर्स तो कौन है फ्रेंड्स? जिसने इसको प्रोड्यूस किया, वेव फ्रंट को जिसने प्रोड्यूस किया वो तुम्हारा प्राइमरी सोर्स हो गया। और जो वेव फ्रंट के ऊपर पार्टिकल्स है वो आपके हो गए सेकेंडरी सोर्स। ठीक है। अब वो क्या एमिट करेंगे? दे विल एमिट सेकेंडरी स्पेरिकल वेव्स। ठीक है, उन लोग वेव्स एमिट करेंगे। कैसे? वेवलेट्स के फॉर्म में। ये वेवलेट्स आपको दिखेंगे ऐसे, ऐसे वेवलेट्स, टेंजेंशियल वेवलेट्स दिखेंगे आपको ऐसे। ये जो मैंने रेड कलर के आर्क बनाए हैं ना, वो आर्क एमिट करते हैं। कौन? ये ब्लैक कलर के सर्कुलर पार्टिकल्स। आफ्टर अ वेरी स्मॉल टाइम द सरफेस विच इज टेंजेंट टू ऑल सच secondary spherical waves gives the position and shape of new wave. अब क्या बोला है कि जब मैं एक सरफेस ड्रॉ करता हूं जो ये सारे वेवलेट्स को टेंजेंशियल है, टेंजेंट पे ड्रॉ करने का, इन सबके टेंजेंट पे ड्रॉ करने का, जैसे मैं ड्रॉ करूंगा, जैसे ही मैं ड्रॉ करूंगा तो आप देखोगे कि जो मुझे नया वेव फ्रंट मिला, पहले वेव फ्रंट ये रेड कलर का था, अभी ये वेव फ्रंट आगे बढ़ के क्या हो गया, ये ब्लू कलर का हो गया। ठीक है। तो मुझे नए वेव फ्रंट का थोड़े टाइम के बाद शेप मिल गया, वो भी स्पेरिकल ही होगा। इनिशियली टाइम 0 पे था और फाइनली मैंने ड्रॉ किया है टाइम टी पे, टाइम टी पे। आई एम रिपीटिंग दिस। ठीक है। क्या है? एवरी पॉइंट और पार्टिकल ऑफ अ वेव फ्रंट बिहेव एज एन इंडिपेंडेंट सेकेंडरी सोर्स। यानी जो रेड कलर का वेव फ्रंट है उसके ऊपर जितने भी पार्टिकल है वो सारे सेकेंडरी सोर्स के जैसा बिहेव करते हैं एंड एमिट सेकेंडरी वेव्स। आपने आर्क देखा, वो सेकेंडरी वेव्स को एमिट करते हैं ये पार्टिकल्स। जब ये आर्क को मैं एक सरफेस ड्रॉ करता हूँ टेंजेंशियल, तो वो टेंजेंशियल सरफेस मुझे पोजीशन और शेप देता है न्यू वेव फ्रंट की आफ्टर टाइम टी। यानी आइगन ने क्या दिया? आइगन ने हमको एक मेथड दी जिस मेथड से हम हमारे वेव फ्रंट की नई पोजीशन और शेप फाइंड कर सकते हैं। अगर हमको हमारे वेव फ्रंट की नई पोजीशन और शेप फाइंड करनी है तो उसके लिए आइगन प्रिंसिपल इज मस्ट। अगर आइगन प्रिंसिपल आपको आता है तो हम नई हमारे वेव फ्रंट की नई पोजीशन और शेप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है। इसका एक और एग्जांपल हम समझते हैं जो टेक्स्ट बुक में दिया है, ये तो मैंने अभी आपको बना के दिया। देखो, suppose f1 f2 represents a part of spherical wavefront at time 0 which is a wave propagating outwards। ठीक है, समझना। नेक्स्ट पेज पे बताता हूं मैं तुमको। ये स्पेरिकल वेवफ्रंट का एक पार्ट है। इनिशियली ये f1 f2 जो दिखता है आपको, f1 f2 दिखता है, दिस इज योर वेव फ्रंट एट टाइम 0। f1 f2 is your wavefront at time 0। प्लीज टेल मी कि जो f1 f2 वेवफ्रंट है उसके ऊपर पार्टिकल्स कौन से हैं? टाइम 0 पे जो f1 f2 वेवफ्रंट है उसके ऊपर पार्टिकल्स कौन से हैं? वेरी गुड। बी ए सी, बी ए सी, these are the particles on wavefront f1 f2। these are the particles on wavefront f1 f2। ठीक है। अब मुझे बताओ कि ये जो वेव फ्रंट है उसके ऊपर ये पार्टिकल्स है बी ए सी, ये किसके जैसा वर्क कर रहे हैं? ये किसके जैसा वर्क कर रहे हैं बताओ? प्राइमरी सोर्स के सेकेंडरी सोर्स? ये बी ए सी किसके जैसा वर्क कर रहे हैं? वेरी गुड, दे आर एक्टिंग एज सेकेंडरी सोर्सेस। वेरी गुड। अब ये जो पार्टिकल्स है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में भी वेव एमिट करेंगे
और बैकवर्ड डायरेक्शन में भी वेव एमिट करेंगे। ये बी ने एमिट कर दी, फिर ये ए ने एमिट कर दी, फिर ये सी ने एमिट कर दी। ठीक है, तो बी ने जो 3 पार्टिकल्स एमिट किए, दैट इज बी डैश ए डैश सी डैश, बी ने पार्टिकल एमिट किया बी डैश, ए ने किया ए डैश, सी ने किया सी डैश। अब ये जो तीनों 3 पार्टिकल है, उनको टेंजेंशियली अगर मैं एक सरफेस ड्रॉ कर दूं, दैट इज G1 G2, so this gives me the wavefront at time, let us say tau। तो एक टाइम है टाउ, वहां पे मुझे वेवफ्रंट का शेप मिल गया, वो भी स्पेरिकली मिला मेरे को, लेकिन टाउ टाइम के बाद मिला वैसा, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में मिला। सिमिलरली जो नीचे के पार्टिकल्स मेरे को मिले, वहां पे भी अगर मैं टेंजेंशियल सरफेस बना दूं, तो मुझे सम टाइम टाउ में मुझे बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक वेवफ्रंट मिला, बैकवर्ड डायरेक्शन में भी एक वेवफ्रंट मिला। ठीक है, तो अगर आपके घर में ट्यूबलाइट एयर में लटकी हुई है, आपके घर में ट्यूबलाइट सपोज एयर में लटकी हुई है, बराबर है, कितने क्लासेस में ऐसा होता है, तो आगे भी वेव फ्रंट जनरेट होता है, पीछे भी वेव फ्रंट जनरेट होता है, और दोनों का शेप और पोजीशन आप फाइंड कर सकते हो बाय आइगन्स प्रिंसिपल। इनिशियली टाइम 0 पे कहाँ पे था, F1 F2 पे, फिर F1 F2 पे जो पार्टिकल्स थे BAC, वो सेकेंडरी सोर्स के जैसा एक्ट कर रहे थे। फिर उन्होंने क्या किया, फॉरवर्ड डायरेक्शन में बी डैश ए डैश सी डैश, और बैकवर्ड डायरेक्शन में लेटर से बी डबल डैश ए डबल डैश सी डबल डैश एमिट किया। जैसे ही हमने ये जो छोटे छोटे वेवलेट्स है रेड कलर के, उस पे सरफेस बना दिया टेंजेंशियल, तो हमको मिल गया पोजीशन एंड शेप ऑफ न्यू वेव फ्रंट इन फॉरवर्ड एंड रिवर्स डायरेक्शन। बोलो, किसी को डाउट है इसके अंदर? मतलब खाली इतना ध्यान रखना कि जो प्राइमरी सोर्स है ना, उसी ने ये वेव फ्रंट को जनरेट किया है, प्राइमरी सोर्स है उसी ने वेव फ्रंट को जनरेट किया है, मेन वेव फ्रंट को। चलो आगे जाते हैं। एक्सप्लेन लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग आइगन्स प्रिंसिपल, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन यूजिंग आइगन्स प्रिंसिपल। आइए समझते हैं, पहले फिगर समझ लेते हैं। फिगर में आप देख सकते हो कि ये जो ए बी है, ये जो ए बी है, दैट इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी है, दैट इज योर इंसिडेंट वेव फ्रंट। ठीक है, तो जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, उसके ऊपर हमारा इंसिडेंट वेव फ्रंट कौन सा है, ए बी है, ए बी है। अब एक बात समझता, ये जो हो रहा है वो टाइम 0 पे हो रहा है, वेव फ्रंट जो इंसिडेंट हो रही है वो टाइम 0 पे हो रही है। अब ऐसा इमेजिन करो कि जब ये बी ये सरफेस पे टकराता है, उतने टाइम में ये ए ये सरफेस से दूर चला जाता है, तो जो पहले ए बी रॉड थी वो हमारी सीई रॉड बन जाती है, या पहले जो वेव फ्रंट ए बी था वो अभी सीई बन जाता है, एंड सीई इज योर सीई इज योर रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, जो आपके सरफेस के साथ आर एंगल बनाता है। आई एम रिपीटिंग, टाइम 0 पे मेरा वेव फ्रंट था ए बी, दैट वाज माय इंसिडेंट वेव फ्रंट, मेकिंग एन एंगल आई विद द सरफेस। टाइम टाउ के बाद बी बिकम्स सी एंड ए बिकम्स ई, बी बन गया सी, ए बिकम्स ई। ठीक है, तो हमने नया वेव फ्रंट ड्रॉ कर दिया, जो रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट है, रिफ्लेक्ट हो गया ना वो सरफेस से, ए बी टकराया यानी ईसी रिफ्लेक्ट हुआ, तो ईसी जो मिला दैट इज रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट, और उसका सरफेस के साथ एंगल बन जाएगा स्मॉल आर। ऑब्वियसली ये जो बीसी का डिस्टेंस है, बीसी का डिस्टेंस है और एई का डिस्टेंस है, वो दोनों सेम ही होने वाला है, क्योंकि जितने समय में बी सी के तक तरफ गया, उतने समय में ही ए ई के तरफ आया। अब डिस्टेंस इज स्पीड इनटू टाइम आपको मालूम है, तो v इंटू टाउ इज योर डिस्टेंस, v इंटू टाउ इज योर डिस्टेंस।
तो ए बी वॉज द वेव फ्रंट एट टाइम 0 और टाइम टी इक्वल टू टाउ पे हमारी रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट कौन सी है? सीई। सीई इज माई रिफ्लेक्टेड वेव फ्रंट। बोलो फिगर में किसी को डाउट हो तो बताओ। फिगर में किसी को डाउट हो तो बताओ। ओके, नाउ सी फ्रेंड्स, नाउ सी। जस्ट अ सेकेंड। यस अंजलि, इट कैन बी आस्क्ड। चलो, नाउ 2 मार्क्स। अब आप देख सकते हो कि अगर मैं ये दो ट्राइंगल्स कंपेयर करूं, कौन से ट्राइंगल्स? ट्राइंगल ए ई सी एंड ट्राइंगल ए बी सी। ये दो ट्राइंगल्स कंपेयर करो, ठीक है? तो अब ध्यान से देखो, मेरे को बताओ। हम ऐसा लिख सकते हैं कि भाई ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी। ए ई इज कॉन्ग्रुएंट टू बी सी लिख सकते हैं, बोलो। ए ई और बी सी को सेम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए ई सी यानी ट्राइंगल ए बी सी में। मोर एवर मुझे बताओ, मुझे बताओ कि दोनों में कॉमन साइड कौन सी है? दोनों ट्राइंगल्स में कॉमन साइड कौन सी है? एईसी यानी एबीसी में कॉमन साइड कौन सी है? एसी। दोनों का एसी सेम है, दोनों का एसी सेम है ना? इसका भी एसी और इसका भी एसी सेम ही होने वाला है ना, बराबर है। अब मैंने ना यहाँ पे गलती कर दी है, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल ले लिया है, ठीक है? आप 90 डिग्री इसको ले सकते हो, ये दो 90 डिग्री। तो एंगल EAC इज इक्विवेलेंट टू एंगल BCA। थियोरी में मैंने गलती कर दी है, ध्यान रखना। देखो थियोरी में भूल से मैंने दूसरा एंगल ले लिया है, ये एंगल के बदले आप ये वाला लेना, ठीक है? ये अवॉइड करना। मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा थियरम बन सकता है? हम्म? कौन सा थियरम बन सकता है? ऐसा कुछ हमने पढ़ा था? एस ए और एस, ऐसे एस बन रहा है, ऐसे एस थियरम। ए इक्वल टू बी सी, साइड एंगल साइड याद है, स्टैंडर्ड 10th डिफरेंट थियरम्स हमने पढ़े थे। ए इक्वल टू बी सी, ए सी कॉमन है और दोनों में एक एक एंगल 90 डिग्री है, यानी दोनों ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हुए या सिमिलर हुए। दोनों ट्राइंगल्स सिमिलर हुए। सिमिलर यानी क्या? दोनों के सारे एंगल सेम होंगे, दोनों के सारी साइड्स भी सेम होंगी। तो इसका एंगल आई और इसका एंगल आर जो है, वो भी दोनों क्या होंगे? आई और आर दोनों क्या होंगे? आइडेंटिकल होंगे। तो मैंने ये क्या प्रूव कर दिया? इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। यानी मैंने जो वेवफ्रंट वाली थियरी है ह्यूजन की या आइगन की, उससे मैंने क्या किया? मैंने आई इक्वल टू आर प्रूव कर दिया। आई इक्वल टू आर प्रूव किया यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिए। तो कहने का मतलब है कि आइगन थियरी एंड लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन आर सेम।
आइगन्स थियरी और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं, हम ऐसा बोल सकते हैं। आई एम रिपीटिंग, डोंट वरी। पहले हमारी वेव फ्रंट कौन सी थी? ए बी थी, बराबर है। तो ए बी के ऊपर क्या था? छोटे छोटे पार्टिकल्स थे, बराबर है। ये सारे पार्टिकल्स ने क्या किया? वेवलेट्स बनाए। ये सारे पार्टिकल ने क्या दिया? वेवलेट्स दिए, एमिट किए, बराबर है। अब ये वेवलेट्स को जब मैंने टेंजेंशियली सरफेस ड्रॉ किया तो मुझे नया वेव फ्रंट मिला ईसी, बाय आइगन्स प्रिंसिपल। और ये दो ट्राइंगल को लेके मैंने एसएस थ्योरम लगाया, तो उस केस में मुझे आई की वैल्यू आर के बराबर मिली। तो मेरे आइगन्स प्रिंसिपल ने क्या प्रूव कर दिया? लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन प्रूव कर दिया, इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल, यानी आइगन्स थ्योरी सपोर्ट्स लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। बोलो, किसी को डाउट है इसके अंदर? ओके, फाइन। जस्ट अ सेकंड। फाइन। नेक्स्ट इज ह्यूजेंस प्रिंसिपल और आइगन्स प्रिंसिपल एंड रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो आप देख सकते हो, पहले मैं फिगर एक्सप्लेन कर रहा हूँ आपको। दो मीडियम्स है, इसके ऊपर जो मीडियम है वो रेयरर है, नीचे वाला डेंसर। ए बी जो है वो आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट है, टाइम जीरो पे, जैसे पहले थी, और वो एंगल आई बना रही है, वो एंगल आई बना रही है। ठीक है, अब एक बात समझना, एग्जैक्टली ये जो वेव फ्रंट है ना, उसके परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ही ये ट्रैवल करने वाली है, इसलिए मैंने ऊपर वाला एंगल 90 बनाया है। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर डिस्टेंस में ही वो ट्रैवल करने वाली है ए बी, इसीलिए मैंने उसको 90 डिग्री बनाया है वहां पे। तो ध्यान रखना, आप वहां पे एग्जैक्ट 90 बनाना, मेरे से थोड़ा 90 नहीं बना है, पर इसको एग्जैक्टली 90 बनाना, यहाँ पे एग्जैक्ट 90 होना चाहिए। ये टाइम जीरो पे आपकी इंसिडेंट वेव फ्रंट है। रिफ्रैक्शन की बात कर रहे हैं, यानी वेव फ्रंट अब टकरा के रिफ्लेक्ट नहीं होगी, पूरी की पूरी अंदर चली जाएगी डेंसर मीडियम में। तो क्या होगा, समझना समझना, ये ए बी वेव फ्रंट के ऊपर छोटे छोटे पार्टिकल्स होंगे, सेकेंडरी सोर्सेस। वो क्या एमिट करेंगे? वो सेकेंडरी वेव्स एमिट करेंगे। ये सारी सेकेंडरी वेव्स को ज्वाइन करो तो आपको पोजीशन एंड शेप मिलेगा नए वेव फ्रंट का, आइगन्स प्रिंसिपल से, ईसी। ठीक है, तो ईसी जो है दैट इज एट टाइम टी इक्वल टू टाउ माय न्यू वेव फ्रंट, विच इज माय रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। रिफ्रैक्टेड यानी यहाँ पे एंगल आ रहेगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। तो आई एम रिपीटिंग, ए बी टाइम जीरो पे इंसिडेंट वेव फ्रंट, ईसी टाइम टाउ पे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। और बी से सी जो बना वो एयर में बना, रेरर मीडियम में। कितना डिस्टेंस होगा? v1 इंटू टाउ। और ए से ई जो बना वो वाटर में बना, डेंसर मीडियम में, तो वो क्या होगा? v2 इंटू टाउ। फ्रेंड्स, रिफ्लेक्शन दोनों चीज एयर में ही हो रही थी, इसलिए वी टाउ डिस्टेंस डायरेक्ट लिख सकते थे, स्पीड्स को सेम ले सकते थे वहां पे। लेकिन यहाँ पे एक जो प्रोसेस हो रहा है वो एयर में हो रहा है, v1 टाउ वाला, और दूसरा हो रहा है वाटर में, v2 टाउ वाला। तो दोनों का डिस्टेंस अलग अलग कवर होगा, बी से सी और ए से ई सेम नहीं होगा। फिगर में किसी को डाउट है? फिगर में किसी को डाउट है? किसी को डाउट तो बताओ फिगर में। ओके, फाइन। तो यू रिजॉइन नाउ। ठीक है, ये थियरी खाली कंप्लीट कर देते, यू रिजॉइन प्लीज, रिजॉइन करो।